हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मॉडल पेपर 2019 का जो बचा हुआ 10 क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छी तरीके से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक विद्युत वाहक तार पर जो बल की दिशा है वह निर्भर करती है किस बात पे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी वाहक चालक तार पे जो बल की दिशा निकालते हैं वो किसके नियम के अनुसार निकालते हैं? तो फैराडे के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, फैराडे के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, बाएं हाथ का नियम। और बाएं हाथ का नियम सबको पता है क्या है कि अंगूठा और ये पहली वाली अंगुली और बीच वाली अंगुली को इस तरफ फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। तो जो ये वाली अंगुली है, पहली वाली अंगुली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ये धारा की दिशा को, तो ये लगने वाले बल की। तो हमसे पूछा क्या है कि बल निर्भर करता है तो किस पे? तो क्षेत्र की दिशा पे भी और धारा की दिशा पे, दोनों पे ही। तो क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन में देखिए कोई दिया है, ऑप्शन ए में दिया है विद्युत धारा की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं। ऐसा है नहीं, क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा दोनों पे। तो देखिए इसमें से कौन से ऑप्शन में दोनों पे दिया है। बी में कह रहा है क्षेत्र की दिशा पे पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पे नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी कह रहा है विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पे भी, यानी विद्युत धारा के दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पे भी ये जो बल है वो निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? किसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या कह रहा है इसमें कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। तो जो प्रिज्म होता है, ठीक है, वो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देता है। तो उसमें आपको बताया गया होगा, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आता है, निकलता है। ठीक है, तो जो होता है यहाँ पे बैगनी रंग आता है, बैगनी। ठीक है, बैगनी, और ऊपर आता है लाल। तो बताता है इसमें जो बैगनी रंग होता है ये ज्यादा विचलित हो जाता है, ज्यादा मुड़ता है। ठीक है, और लाल रंग कम मुड़ता है। ऐसा क्यों भाई? तो मैंने बताया कि जो बैगनी रंग का विचलन होता है वो ज्यादा होता है, लाल रंग का कम होता है। क्यों होता है? तो आपको बताया कि जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है अलग अलग तरंगदैर्ध्य के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, यानी जो इसमें जो विचलन की जो गुण है वो तरंगदैर्ध्यों पे निर्भर करता है। किस पे? तरंगदैर्ध्यों पे, यानी जो इसका अपवर्तनांक है तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। तो जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य होती है, तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं, तो जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य होती है वो इन सातों रंगों में से सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका कम विचलन होता है, यानी कम मुड़ता है। और बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण इसका ज्यादा विचलन होता है। तो लाल रंग की अपेक्षा किसका कम होता है? बैगनी, यानी लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो ज्यादा होता है किसके? बैगनी से। ठीक है, किससे? बैगनी से। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिख भी रहा होगा कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो ज्यादा होता है बैगनी रंग के तरंगदैर्ध्य से। ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो 22 का भी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? ये इसको थ्योरी में भी या कोई ऐसा क्वेश्चन भी आया है यूपी पॉलिटेक्निक में, तो वहां पे भी समझाया गया है। ठीक है, कि जो प्रिज्म का जो वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से, वो बैगनी रंग का ज्यादा विचलन होता है, ज्यादा विचलन, और लाल रंग का कम विचलन। ठीक है, तो जिसका ज्यादा विचलन हो उसका समझिए तरंगदैर्ध्य कम होगी, जिसका कम विचलन हो उसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्या कह रहा है इसमें कि जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर, यानी जहां पे अंतर होता है अंतरा पृष्ठ पर
प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण है? आप लोग देखेंगे जैसे ये ग्लास है या कोई बाल्टी है, ठीक है, इसमें इतना जल भरा गया है, तो ये हो गया हमारा जल, ठीक है, और ये हो गया हमारी क्या, वायु। तो इसका ये वाला जो पृष्ठ है, इसमें यदि हम कोई पेंसिल रखते हैं ऐसे, तो फिर पेंसिल ऐसे ऐसे सीधा होना चाहिए ना, ऐसे सीधा होना चाहिए, लेकिन ये सीधा ना होकर कुछ ऐसे टेढ़ी होकर ऐसे दिखाई देती है। तो ये जो टेढ़ापन है यहाँ पे वो किसके कारण होता है, वही हमें बताना है। तो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन में उदाहरण में आपका जल में डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई देना, तो छड़ या पेंसिल हो उसका टेढ़ी दिखाई देना किसका कारण है, अपवर्तन का। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है अपवर्तन के कारण, तो ऐसा किसके कारण होता है हमारा, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण। बात समझ में आई है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। करण निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में क्या क्या है, तो जल है, केरोसिन है, कांच है, हीरा है। सब में इसी चार को दिया है, ठीक है। क्या क्या है, तो आपका जल है, केरोसिन है, कांच है, उसके बाद से हीरा है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में रखना है, किस क्रम में, बढ़ते क्रम में रखना है, करा ना कि उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में क्या करिए, उनको व्यवस्थित कीजिए, यानी उनको बढ़ते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, चार ऑप्शन, जल, केरोसिन और क्या है, कांच है और हीरा है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, नहीं जिसका सबसे पहले कम हो उसको, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरा का होता है। किसका होता है, हीरा का, इन ऑप्शन के अनुसार चले तो, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद से होता है किसका, कांच का। फिर उसके बाद से जल और केरोसिन मिले तो केरोसिन का होता है, केरोसिन का। और उसके बाद से सबसे कम इसमें किसका हो जाएगा, जल का। किसका हो जाएगा, जल का, ठीक है। हमें ऑप्शन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कि उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे पहले छोटा, उसके बाद से बड़ा, उसके बाद से बड़ा। तो हमको तो लग रहा है ये जो पहला ऑप्शन देख के यहाँ पे लिखे हैं यही तो होगा, ठीक है। पहले सबसे कम तो जल, ठीक है, उसके बाद से केरोसिन का होगा, केरोसिन से ज्यादा किसका होता है, कांच का, और कांच से ज्यादा किसका होता है, हीरा का, ठीक है। तो हमको तो लग रहा है इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जल, केरोसिन, कांच, हीरा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? यही कहता है घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में ये हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो है घटते क्रम में है, घटते क्रम में, और ये क्या हमारा बढ़ते क्रम है। ये वाला जो क्रम है ये कौन सा क्रम है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। बात समझ में आई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन ये सब लोग कर जाएंगे, ठीक है। ये बस रिलेशन पूछा है, क्या कर रहा है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन यदि सेंटीमीटर या मीटर दिया हो तो उसके अनुसार, यहाँ तो मारा नहीं है। तो हमारा जो फोकस क्षमता होता है एफ बराबर क्या होता है, 1/f होता है, 1/f। तो इसको हम लिख सकते हैं जो क्षमता होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, फोकस दूरी के, किसके, फोकस दूरी के, ठीक है। तो जो क्षमता होती है वो 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। 1/f लिखा है तो 1/f समानुपाती होगा, या f सिर्फ लिखता f, 1/f ना लिख के f लिखता तो लिखता कि जो f होगा वो अप्रत्यक्ष अनुपाती होगा, ठीक है। लेकिन 1/f लिखा है तो उसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है 1/f के समानुपाती होती है, 1/f के। अर्थात वही हो जाएगा कि जो फोकस जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिर्फ फोकस को लेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती, 1/f लेंगे तो उसको समानुपाती आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, 1/f से प्रत्यक्ष समानुपात में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रहा है f से प्रत्यक्ष समानुपाती, तो ए से अप्रत्यक्ष देता तो हम ए को टिक कर लेते हैं, लेकिन वहां पे प्रत्यक्ष लिखा है तो क्या यहाँ पे f के प्रत्यक्ष है, मतलब समानुपात में है, नहीं व्युत्क्रमानुपात में है, ठीक है।
तो हम इसको 1/f के समानुपात कह सकते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष अनुपात कह सकते हैं। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, इतना नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा इतना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि लंबाई व बल से प्रतीक के मात्रक को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक के मॉडल पे भी सोल्व कराया गया है। ठीक है, कह रहा है कि शक्ति में कितना गुना की वृद्धि होगी यदि हम बल को और लंबाई को कितना गुना कर दे? 2 गुना कर दें। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है, P बराबर क्या होता है? W/T होता है। भाई इसमें तो F और L तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, L का मतलब D, दूरी ही, विस्थापन ही। तो आपको W बराबर तो पता है क्या होता है? F × D। तो इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, P बराबर F × D/T। D जो होता है हमारा क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन एक दूरी ही है ना, तो हम उसको L मान सकते हैं। ठीक है, D या L। तो यहाँ पे हम D न लिख के L लिख दे रहे हैं। ठीक है, D न लिख के L लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार यानी शर्तानुसार, प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं कि जो P डैश निकलेगा, जो शक्ति निकलेगी, वो कितना गुना हो जाएगा? पहले का यही हमसे पूछा है, तो कितना है? बल को कितना कर दे? 2 गुना कर दे, इंटू लंबाई को भी कितना कर दे? 2 गुना कर दे, बटा में T हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ाए तो P डैश बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4F × L/T, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण यहाँ से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? 1 से F × L/T की जगह पे हम P लिख देंगे, तो P डैश जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? 4P के। यानी जो हमारा बाद का, यानी जो हमारा शक्ति होगा वो कितना हो जाएगा? तो पहले का 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? पहले का 4 गुना। पहले का 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिख भी रहा है, बी में 4 गुना दिया है। यदि जो देखे होंगे यूपी पॉलिटेक्निक का, तो इसको आप देखते ही टिक कर सकते थे, 4 गुना। ठीक है, बात समझ में आई है? चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रही होगी सबको? दिक्कत तो नहीं हो रही है? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं। एक आकाशगंगा की दूरी का कोटिमान 10⁻25 मीटर है। कोटिमान मतलब दूरी है। ठीक है, अर्थात हमें दूरी बराबर दिया है कितना? 10⁻25 मीटर। मात्रक से ही आप समझ सकते हैं, मीटर में तो भाई दूरी ही होगी, लंबाई ही होगी। ठीक है, तो एक आकाशगंगा की दूरी, देखिए दूरी का कोटिमान जो है 10⁻25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लगने वाले समय का कोटिमान होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल, आपको प्रकाश की चाल C बराबर पता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो समय का हमें क्या बताना है? कोटिमान बताना है। कोटिमान का मतलब 10 की पावर में बताना होता है, पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो समय बराबर होता क्या है? T बराबर होता है दूरी बटा में चाल, स्पीड होता है। ठीक है, तो स्पीड तो पता है प्रकाश की चाल से चल रहा है, और दूरी का कोटिमान दे रखा है कितना? 10⁻25। तो लिख सकते हैं 10⁻25 बटा में स्पीड कितना है? तो 3 × 10⁸। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, तो इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻24 बटे में 3 × 10⁸ लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 3 से भाग करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए उसमें से 10 मैंने निकाल दिया है। फिर इसको जोड़ेंगे तो इसका 1 घात इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो फिर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए, अब 10 में 3 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा? तो T बराबर हो जाएगा, ये पहले तो 3 बार भाग जाएगी, 3 3 के 9, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 3 3 के 9, 3 3 के 9 इंटू। अब देखिए ये 10⁻24 है या 10⁸ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या होगी? माइनस में होगी। या आपको नियम भी पता है कि जब भाग होता है, भाग में होता है तो घातें घटती हैं, तो 24 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। 8 6 24 होता है, तो 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, अब कोटिमान बताना है, तो कोटिमान यहीं पे ज्यादा बच्चे 10⁻16 पे टिक कर देंगे, 10⁻16 पे टिक कर देंगे। लेकिन आपको एक वैल्यू याद रखना है, जो पाई की वैल्यू होती है कितना?
सॉरी हाँ, पाई की वैल्यू 3.14 या √2 की वैल्यू, ठीक है, 3.141 होता है ना, सॉरी √2 की नहीं पाई की वैल्यू होती है, ठीक है, √2 का तो 1.414 होता है, ठीक है। तो जो पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको ये जो वैल्यू आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको इससे तुलना पहले करते हैं, ठीक है। यदि कम रहेगी तो कोटिमान उतना ही छोड़ देंगे, नहीं तो यदि ज्यादा ये वैल्यू होगी तो कोटिमान में एक घात में 1 की वृद्धि करते हैं, ये नियम पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 3.3 है, 3.33, ये क्या है, ज्यादा है 3.14 से, 3.14 से ज्यादा है, अतः जो समय का कोटिमान हो जाएगा, लिख देंगे अतः समय का जो कोटिमान हो जाएगा, समय का कोटिमान वो कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना है, 16 है। अब ये ज्यादा है तो 1 की घात में क्या करते हैं, वृद्धि, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा, 17। अब ये वाला हमारा जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि यही आपका 3.33 जो आया है ये कम होता 3.14 से, ठीक है, 3.14 से कम होता तो तब इसके घात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, तब जो हमारा कोटिमान है 10 की पावर 16 हो जाता, ठीक है। तो जब भी एक बात याद रखिएगा, जब भी कोटिमान पूछा जाए तो जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू आए उसका इससे तुलना करिएगा, ठीक है। तुलना करने के बाद देखिएगा, ज्यादा होगा तो घात में एक वृद्धि करके बताइएगा कोटिमान, कम होगा तो उतना ही बता दीजिएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 17 हो जाएगा, एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिएगा इतना, 28 नंबर सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, ये भी यूपी पॉलिटेक्निक के मॉडल पेपर में सॉल्व कराया गया है क्वेश्चन है, ठीक है। 28 भी आपका, 29 भी, ठीक है, 27, 28, 29 ये तीनों क्वेश्चन जो है यूपी पॉलिटेक्निक में कराए गए हैं, 26 नंबर भी कराया गया था, ठीक है। चलिएगा इतना नोट करिए, फिर देखते हैं उसको आगे, नोट करिएगा इतना। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाइयां क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मापी गई हैं। मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 mm है। दोनों मापों में किसको अधिक परिशुद्ध मापा माना जाएगा, किसको परिशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उनका त्रुटि परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि कि किसमें कितना प्रतिशत त्रुटि हो रही है, और जिसका कम प्रतिशत त्रुटि होगा उसको ज्यादा हम सार्थक मानेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो जो पहले छड़ की लंबाई दी है L1 वो कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 50.0 मतलब समझिए 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और L2 बराबर दिया है दूसरे छड़ का माप, वो दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मीटर पैमाने का अल्पतमांक, मीटर पैमाने का अल्पतमांक दे रखा है कितना, 1 mm। तो 1 mm, ये सब वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में, तो इसको भी चेंज करिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग करेंगे, जब सेंटीमीटर को सॉरी mm को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 10 से भाग करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 से, ठीक है। तो 10 से भाग करेंगे, इसमें 10 से भाग तो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं पहले छड़ की, पहले छड़ की प्रतिशत त्रुटि। तो क्या हो जाता है, अल्पतमांक, अल्पतमांक मीटर पैमाने का 1 में माप कितनी है, पहले की 50 और गुणे 100%, 100 से गुणा कर दें, प्रतिशत त्रुटि निकले, 50 दूनी 100 गुणा करेंगे 0.1 में तो कितना आ जाएगा, 0.2%। पहले छड़ में त्रुटि आ गई, दूसरे छड़ की त्रुटि निकाल लीजिए, दूसरे छड़ की प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, सेम ऐसे ही 0.1 बटे में माप कितना है दूसरे का 10 सेंटीमीटर, अगुड़े प्रतिशत त्रुटि के लिए 100 से गुणा, 10 दहा में 100, 10 से गुणा, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव जो 0 होगा दशमलव को काट देगा, यानी कितना आ जाएगा 1%, कितना आ जाएगा 1%। अब देखिए इसमें से क्या कौन सी छड़ की जो प्रतिशत त्रुटि है वो कम है, ठीक है। तो कम कौन है, यही ना है 0.2%, ये पूरा 1 है, 1 में ये है 0.2, तो ये कम है ना, कम है ना, बहुत ही कम है, यानी ये जो है हमारा कम है, इसका मतलब ये जो होगा अधिक सार्थक होगा, क्या होगा, अधिक सार्थक होगा, यानी इसको हम परिशुद्ध मान सकते हैं, इसके अपेक्षा तो ये ज्यादा ही शुद्ध होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला माप हो जाएगा, ठीक है। तो पहली माप को कह रहा ना कि दोनों मापों में से किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा,
तो पहली माप को, यानी जो छड़ 50 सेंटीमीटर को मापा गया है, जिस छड़ की लंबाई को, उसको ज्यादा परिशुद्ध मापा जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, इतना नोट करिएगा। फिर अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है यूपी पॉलिटेक्निक में। करा कि समान परिणाम के दो राशियों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिश के मध्य कोण होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो सदिश हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसका जो परिणामी ये हम निकालते हैं रिजल्टेंट आर, वेक्टर आर, उसका वो बताना है, माने वो बताना नहीं, वो जो है क्या है, किसी ना किसी एक के क्या है बराबर है, तो ये हमें थीटा एंगल बताना है। ठीक है, अब बताया कि ये जो दोनों सदिश हैं क्या है, समान है, अर्थात जो वेक्टर ए है बराबर है वेक्टर बी के, इसका जो परिणामी है वो भी इनमें से किसी एक के बराबर है। तो मान लेते हैं आर जो ए के बराबर है तो ए बराबर है बी के, तो आर बराबर बी हो जाएगा। या मान लेते हैं आर बराबर बी के है तो बी बराबर ए है, तो सब हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर बी है और बराबर वेक्टर आर, यानी तीनों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। यहाँ से हम ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है रिजल्टेंट का, क्या होता है, आर बराबर होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। अब ये देखिए तीनों जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके बीच का मध्य कोण निकालना है। तो आप किसी एक वैल्यू को हर जगह पुट कर दीजिए। आप r की जगह पे b को ही रख दीजिए और a की जगह पे भी b को रख दीजिए। यानी जो यहाँ पे है r a और b, a b दिख रहा है, इन सबको किसी एक फॉर्म में चेंज कर दीजिए, या हर जगह r रख दीजिए, हर जगह b रख दीजिए, या हर जगह a रख दीजिए। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो हम हर जगह r ही रख दें तो क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a की जगह पे ही r तो r स्क्वायर प्लस b की जगह पे भी r तो r स्क्वायर प्लस 2r इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से हो जाएगा r बराबर r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर प्लस 2r इंटू r कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, क्योंकि घाते जुड़ जाएंगे, इसका 1 इसका 1 प्लस हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 2r दोनों में कॉमन आ रहा है, 2r नहीं 2r। ठीक है, तो 2r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर बराबर, अब ये कंट्री हट जाएगी तो 2r स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये अब देखिए इधर एक बचा है, ये नहीं कि कट गया तो इधर 0 कर दीजिएगा, कभी भूल के मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हो, कटेगा तो एक, क्योंकि r में r से भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगी तो एक होगा। ठीक है, 0 कभी नहीं, क्योंकि 0 कर देंगे फिर लाएंगे 0 हो जाएगा सब। ठीक है, तो 0 नहीं करिएगा, समझिए अब कट गया तो इधर क्या बचा है, एक बचा है, तो ये 2 गुणा में है तो आएगा तो इधर, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो एक बचा है, r से r कट गया है, ये 2 आके इसमें क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, यानी थीटा की, तो कॉस थीटा को एक साथ रखिए, इसको भेजिए उधर, तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा बराबर 2 एक कम में 2, यानी 1 माइनस 2 बराबर कितना होगा, -1/2। समझिए ये 1 है, ये आधा है, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। और इसमें से कौन बड़ा है, आधा बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना, तो उसका सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब बताइए -1/2 कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, -1/2 कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, 120 अंश की भाई। ठीक है, किसकी होती है, 120 अंश की। या जो लोग मैथ पढ़े होंगे तो टर्निंग नो टर्निंग वाला जो नियम है उस पर आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा वो बराबर हो जाएगा किसके, कॉस 120 अंश के। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 120 अंश, कितना आ जाएगा, 120
120 अंश। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 120 अंश। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 120 अंश। ऑप्शन में दिया है 120 अंश, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अर्थात जो हमारा 29 है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, फिर लास्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, ऑप्शनल है, नोट कर लीजिएगा इतना। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ज्यादा लोग सत्य है पढ़ के इधर उधर कर देंगे, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं। बात तो सही है भाई, चुंबक जो होता है इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो जो किरणें होती हैं उत्तरी से निकल के दक्षिणी में जाती हैं। ठीक है, उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ जाती हैं, ऐसे मूव करती हैं। बात समझ में आई है, चलिएगा। कह रहा है ये बंद परिपथ बनाती हैं, जी हाँ बिल्कुल बंद परिपथ बनाती है, यानी जो किरण ये गई है इधर से निकल के इधर जो प्रवेश की है, यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इधर प्रवेश की है और ये इधर प्रवेश की है, तो ये जो अंदर भी जाती है, अंदर समझिए ऐसे ऐसे जाएगी अंदर और फिर इसी पे आएगी, यानी बार बार इसी पे क्या करती हैं, यह आती जाती रहती है, ये ऐसे आएगी ऐसे, यानी यह एक बंद परिपथ बनाती हैं। ठीक है, बात ये भी सही है। ऑप्शन सी में कह रहा है जब दो चुंबक रखा जाता है तो वे प्रतिच्छेद करती हैं। ये तो बात सरासर गलत है भाई, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, विद्युत रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा, ये आप लोग जानते भी होंगे कि जो रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वही क्या हमारा गलत है, यानी वो जो उसमें जो कथन है वो हमारा गलत है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डी में कह वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास होती हैं। तो आपको पता ही है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो जितना पास पास रहेंगी समझिए वहाँ पे जो चुंबक का जो गुण है वो उतना ही शक्तिशाली है, यानी जो आकर्षण है वो बहुत ही तेज है वहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे कम, जहाँ पे ज्यादा होंगी वहाँ पे ज्यादा। ठीक है, आकर्षण जहाँ पे कम होगा कम। तो बात समझ में आई होगी इतनी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये मॉडल पेपर 2019 क्या होता है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए होंगे सब समझ में आए होंगे, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आगे इसको देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में मिलेंगे नए मॉडल पेपर के साथ। कौन चलेगा तो 2018 चलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल पेपर 2018 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।